नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। यूपी पीसीएस प्री 2025 की संपूर्ण समाधान सीरीज के तहत आज हमारा ये 13वां लेक्चर है। इसमें हम पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देखेंगे। ये लेक्चर यूपी पीसीएस प्री 2025 प्लस आरओ मेंस 2023 वाला प्लस एलटी ग्रेड में जो जीएस वाला पोर्शन है उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। जीएस के अन्य जो पोर्शन है उनके लेक्चर डाल दिए गए हैं, जिसका लिंक या प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो आप हमारा तथागत एडुज़ोन नाम से चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जीएस प्लस करंट अफेयर्स के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो इसमें शुरू करते हैं कि जो हमारा पर्यावरण वाला पोर्शन है, इसमें देखते हैं सतत विकास लक्ष्य दिए गए। 17 जो सतत विकास लक्ष्य है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार मतलब मेन से लेकर के प्री में दोनों में ही आते हैं। तो इसमें पहला है फर्स्ट है जो गरीबी की समाप्ति यानी कि जीरो हंगर, फिर उसके जो जीरो पॉवर्टी, दूसरा है जो जीरो हंगर यानी कि भुखमरी की समाप्ति, फिर लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता यानी कि हेल्थ एंड वेलबींग है तीसरा, चौथा है गुणवत्तापरक शिक्षा है, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है, उसके बाद सातवां है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी की बात की गई है। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि, आठवां है, नौ है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, 10 है असमानताओं में कमी, 11 है धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास, 12 है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, 13 है जलवायु कार्रवाई जो क्लाइमेट एक्शन है वो 13 नंबर पर आता है, 14 है जलीय जीवों की सुरक्षा यानी कि जल में जीवन की बात की गई है, 15 है जल स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थल पर जीवन की बात इसमें बल दिया गया है, फिर 16 है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। आगे देखें कि भारत में स्थित जो रामसर स्थल हैं कुल 191 हो गए हैं अब, तो उनमें दी गई हैं कि 91 में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा हैं तमिलनाडु से 20 हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी से हैं। तमिलनाडु से 20 है, इसमें देखेंगे मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व जो है ये 2022 में शामिल किया गया है। उसके बाद पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य जो है 2002 में शामिल किया गया था। पिंचवरम मैंग्रोव जो है 2022 में शामिल किया गया था। पल्लिन करनई जो है कार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये 2022 में शामिल किया गया था। वेलोड पक्षी अभयारण्य 2022 में, ये कुंथनकुल्लम पक्षी अभयारण्य 2021 में शामिल किया गया था रामसर साइट्स में। उसके बाद में करी किली पक्षी अभयारण्य 2022 में ये भी शामिल किया गया था। आगे देखेंगे यह उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया था। वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य 2022 में, वेम्बनूर वेटलैंड कार्य कॉम्प्लेक्स जो है 2022 में शामिल किया गया है। चित्राकुटी पक्षी अभयारण्य 2021 में शामिल किया गया है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में शामिल किया गया है। उडुबुर पक्षी अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य जो है ये 2022 में शामिल किया गया है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य 2023 में शामिल हुआ है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन 2023 में शामिल किया गया है। नजरायण पक्षी अभयारण्य 2024 में शामिल किया गया है रामसर साइड में। फिर काजू वैली पक्षी अभयारण्य 2024 में शामिल किया गया है। तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य जो है ये 2024 में शामिल किया गया है। शक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य ये भी 2024 में। फिर ऊपर यूपी में आ गए, यूपी के टोटल 10 हैं, तो उसमें से जो है ऊपरी गंगा नदी है 2005 में शामिल किया गया था। फिर हैदरपुर आर्द्रभूमि 2021 में शामिल हुआ है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है 2021 में शामिल किया गया है। समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया है। पार्वती अर्का पक्षी अभयारण्य जो है ये 2019 में शामिल हुआ है। समन पक्षी विहार ये भी 2019 में शामिल किया गया। सूर सरोवर 2020 में शामिल हुआ है। सांडी पक्षी विहार जो है ये 2019 में शामिल किया गया है। नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये भी 2019 में शामिल किया गया। सरसई नावर ये भी 2019 में शामिल किया गया। तो टोटल यूपी के 10 हैं पक्षी अभयारण्य। उसके बाद में पंजाब में 6 हैं। इसमें पहला है व्यास रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व जो है 2019 में शामिल किया गया है। हरिके झील 1990 में शामिल हुई थी। रोपड़ 2002 में। केशोपुर मियानी जो है केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व ये भी 2019 में शामिल किया गया था। कांजली 2002 में शामिल हुआ है। नागल वन्यजीव अभयारण्य 2019 में शामिल किया गया है। उड़ीसा में 6 हैं। इसमें पहला है चिल्का झील 1981 में शामिल किया गया था। सतकोसिया गार्ज जो है ये 2021 में शामिल हुआ है। उसके बाद भितरकनिका मैंग्रोव ये भी 2002 में शामिल हुआ था। तंपारा झील जो है 2021 में शामिल हुई है। हीराकुंड जलाशय 2021 में शामिल हुआ है। अंशुका झील 2021 में शामिल की गई है। फिर जम्मू और कश्मीर से 5 साइट्स हैं। उसमें वूलर झील 1990 में शामिल की गई थी। होकेरा आर्द्रभूमि जो है 2005 में। सुरिनसर मानेसर जो है 2005 में। फिर हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो है 2022 में शामिल किया गया है। उसके बाद सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो है 2022 में शामिल किया गया है। एमपी से कितनी है तो 5 इसमें भी हैं। इसमें पहली है भोज आर्द्रभूमि 2002 में शामिल की गई थी। फिर है सागर 2022 में शामिल किया गया है। सिरपुर आर्द्रभूमि 2022 में। यशवंत सागर 2022 में। तवा जलाशय 2024 में शामिल किया गया है। कर्नाटक से 4 हैं। रंगनाथी टू पक्षी अभयारण्य 2022 में शामिल किया गया है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2023 में।
अघनाशिनी एस्चुरी जो है 2023 में शामिल की गई है। मगधे केरी संरक्षण रिजर्व जो है 2023 में शामिल हुआ है। उसके बाद में ये गुजरात से 4 हैं। नल सरोवर 2012 में शामिल किया गया था। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य 2021 में शामिल किया गया है। वधवाना आर्द्रभूमि 2021 में शामिल हुई है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य 2021 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश से 3 हैं। पौंग डैम जो है, पौंग बांध झील जो है 2002 में शामिल की गई थी। फिर चंद्रताल आर्द्रभूमि 2005 में शामिल हुई है। रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा है ये, तो 20 वर्ग किलोमीटर में ही फैला है, ये 2005 में भी शामिल हुआ है। केरल से 3 है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि जो है 2002 में शामिल हुई है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि जो है 2002 में शामिल हुई है। सस्तम कोट्टा जो है ये 2002 में भी शामिल हुआ था। महाराष्ट्र से भी 3 है। नादुर मधमेश्वर जो है 2019 में शामिल किया गया है। लोनार झील 2020 में शामिल हुई। ठाड़े क्रीक जो है ये 2022 में शामिल हुई है। बिहार से 3 हो गए हैं। पहले कांवर झील थे, अभी 2 और बढ़ गए हैं, तो कांवर झील के साथ 2020 में शामिल किया गया है। नकटी पक्षी अभयारण्य ये 2023 में, और नागी पक्षी अभयारण्य जो है ये दोनों 2023 में शामिल किए। नकटी नागी इनको ऐसे ज्वाइंट रूप से कहा जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग ही शामिल हुए हैं। फिर लद्दाख में 2 हैं। तोत्स मोरोरी जो है 2002 में शामिल किया गया है। सोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जो है 2020 में शामिल हुआ है। फिर हरियाणा से भी 2 हैं। एक है विंध्यवास वन्यजीव अभयारण्य 2021 में शामिल हुआ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 2021 में शामिल हुआ है। राजस्थान से 4 हैं। सांभर झील 1990 में शामिल हुई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में शामिल हुआ था। मेनार आर्द्रभूमि 2025 में सबसे लेटेस्ट में ये है। खिंचन आर्द्रभूमि ये भी 2025 में शामिल हुई है। ये कब शामिल हुई, तो फरवरी में दोनों शामिल की गई हैं। पश्चिम बंगाल से 2 हैं। सुंदरबन आर्द्रभूमि सबसे बड़ा है, ये कितना है, तो 4,23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और ये 2019 में शामिल किया गया। पूर्वी कलकत्ता जो आर्द्रभूमि है ये 2002 में शामिल हुई थी। उत्तराखंड से 1 है। आसन संरक्षण रिजर्व जो है ये 2020 में शामिल की गई है। फिर गोवा से भी 1 है। नंदा झील है 2022 में शामिल हुई है। आंध्र प्रदेश से 1 है। कोलेरू झील ये 2002 में शामिल हुई थी। असम से 1 है। दीपोर बिल है, ये 2002 में शामिल हुई थी। मणिपुर से भी 1 है। लोकटक झील जो है ये 1990 में शामिल हुई थी। मिजोरम से पाला आर्द्रभूमि है 2021 में शामिल हुई है। त्रिपुरा से भी 1 है। रुद्रसागर झील 2005 में शामिल हुई थी। झारखंड से उधवा झील पक्षी अभयारण्य 2024 में शामिल हुआ है। सिक्किम जो है खोचो पलरी आर्द्रभूमि जो है ये कब है, तो 2024 में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से जो आर्द्रभूमियाँ थी ये दी गई हैं। अब इसमें यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन आया था, उसी का कई बार काफ़ी बार पीआईक्यू के रूप में दिया जाता है। इसमें वन्य प्राणी दिया गया, वैज्ञानिक नाम दिया गया है। भारतीय जंगली गधा को इक्वियस हेमिओनस के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है। एशियाई जंगली गधा इसको इक्वस हेमिओनस के नाम से जानते हैं। फिर बारहसिंगा जो है रूसवर्स दुआउसेली, चिंकारा को गजेला बनेटी, नीलगाय को बोस्लाफस ट्रेगो कैमिलस के नाम से जानते हैं। फिर भारत के प्रमुख जैवमंडल रिजर्व जो हैं उनका नाम दिया गया है, उनकी स्थिति दी गई, क्षेत्रफल और स्थापना दिया गया है। तो अचान कमार अमरकंटक जो है ये इसका कितना है, तो 3835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 2005 में स्थापना हुई थी। अगस्त्यामलाई जो है ये 3500 वर्ग किलोमीटर में है, 2001 में स्थापित हुआ है। दिहांग दिबांग 5111 वर्ग किलोमीटर में है, 1998 में स्थापित हुआ था। डिब्रू सैखोवा जो है ये 765 वर्ग किलोमीटर में है, 1997 में स्थापित हुआ है। ग्रेट निकोबार 1038.70 वर्ग किलोमीटर में है, 1989 में फैल ये इसकी स्थापना की गई थी। मन्नार की खाड़ी जो है ये 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैली है, 1989 में भी स्थापित हुआ था। फिर कंचनजंगा ये कितना है, तो 2931 वर्ग किलोमीटर में है, 2000 में स्थापित हुआ है। मानस जो है 2837 वर्ग किलोमीटर में है, 1989 में स्थापित हुआ है। फिर नंदा देवी 6407 वर्ग किलोमीटर में है, 1988 में स्थापित हुआ है। नीलगिरी जो है 5520 वर्ग किलोमीटर फैला है, 1986 में स्थापित हुआ है। नौकरेक 820 वर्ग किलोमीटर में 1988 में स्थापित हुआ है। पंचमढ़ी 4981 वर्ग किलोमीटर में 1999 में स्थापित हुआ है। उसके बाद शिवलीपाल जो है 5569 वर्ग किलोमीटर में 1994 में स्थापित हुआ है। सुंदरबन जो है ये 9630 वर्ग किलोमीटर में 1989 में स्थापित हुआ है। कच्छ 12,454 वर्ग किलोमीटर में है, ये 2008 में स्थापित हुआ है। उसके बाद में शीत मरुस्थल जो है ये 7770 वर्ग किलोमीटर है, 2009 में शामिल हुआ है। फिर शेषाचलम पहाड़ियाँ जो हैं ये 4755 वर्ग किलोमीटर में 2010 में शामिल हुई। पन्ना जो है ये 2998 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 2011 में शामिल हुआ है। इसमें जितने भी जैवमंडल रिजर्व है टोटल कितने 18 हैं भारत के, उसमें से 12 जो है वो नैम से मैन एंड वाइसफ्री रिजर्व होती है यूनेस्को की, मैप श्रेणी में शामिल है। तो मैप कार्यक्रम बोलते हैं इसको, मैन एंड वाइसफ्री रिजर्व, तो उसमें भारत के 12 शामिल हैं।
और टोटल कितने 18 हैं, 18 में से 12 शामिल हैं। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है इधर नीचे सुंदरबन और पन्ना, जिस तरीके से टोटल 12 जो मैप कार्यक्रम है उसमें शामिल हैं। तो भारत का देखा जाएगा प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे पहला दिया गया है कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, पालामू झारखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। उसके बाद आगे ऊपर देखेंगे और दिए गए हैं सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, पेरियार केरल में है, सरिस्का राजस्थान में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में फैला है, और अमराबाद जो है ये तेलंगाना में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में दुधवा करतनिया घाट यूपी में है, उत्तर प्रदेश में कालाकट मुंडुंथुरई तमिलनाडु में है, वाल्मीकि विहार जो है ये वाल्मीकि बिहार में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, दाम्पा मिजोरम में है, तेंदुपी अंधेरी जो है महाराष्ट्र में है, भद्रा कर्नाटक में है, नमेरी असम में है, पेंच महाराष्ट्र में है। पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको। फिर बोरी सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में पक्के जो या पखुई भी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ में है, सतकोशिया उड़ीसा में है, काजीरंगा असम में है, अचान कमार अमरकंटक जो है ये छत्तीसगढ़ में है, अमरकंटक वाला मध्य प्रदेश में, अचान कमार जो है ये छत्तीसगढ़ में है, डंडेली एनसी जो है कर्नाटक में है, संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है, मुदुमलाई जो है तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट देखेंगे नागरहोल कर्नाटक में है, पराम्बीकुलम जो है ये केरल में है, फिर सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में है, कावल तेलंगाना में है। उसका बिलगिरी रंगनाथ मंदिर जो है BRT इसको बोलते हैं कर्नाटक में है, सत्यमंगलम जो है तमिलनाडु में है, उसका मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में, पीलीभीत यूपी में है, बोर महाराष्ट्र में है, राजा जी ये सब पहला है, कार्बेट जो राजा जी जो पार्क है उत्तराखंड में है, उसके बाद ओरंग जो है असम में है। उसके बाद में देखेंगे कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है, श्री विल्लू पुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में है, फिर रामगढ़ विस्तारी राजस्थान में है, रानीपुर उत्तर प्रदेश का है, वीरांगना दुर्गावती जो है मध्य प्रदेश में है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है, गुरु घासीदास तंबोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है, रातापानी मध्य प्रदेश का है, माधव जो है मध्य प्रदेश के। टोटल 58 जो टाइगर रिजर्व है ये हो गए इस समय। फिर पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं, तो उनके बारे में कब कब मनाए जाते हैं। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम हर बार पूछी जाती है, मतलब काफ़ी बार। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, फॉरेस्ट डे। उसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस जो है अक्टूबर का प्रथम सोमवार होता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे उसकी मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को बहुत बार पूछा गया है, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट रहती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निरोध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, तो अच्छा ये वहीं का भी रह गया था। राष्ट्रीय उद्यान में राज्य कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया, असम जो है काजीरंगा में है, अरांग जो है ये काजीरंगा है, नहीं राज्य है जो असम में काजीरंगा है। उसके बाद गुजरात में गिर है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, और उत्तराखंड में कार्बेट है। भारत की स्थिति वो जो वन रिपोर्ट आई थी 2023 वाली, उसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए तो उनको देख लेते हैं। ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको एक विस्तृत वीडियो बना दिया जाएगा, अभी 2-4-5 दिन में कोशिश करेंगे जल्दी बना करके, क्योंकि PCS के लिए उस समय फिर रिवीजन के लिए तो रहेगा ही, लेकिन अभी वीडियो बना दिया जाएगा। तो इसमें है ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना हो गया है, तो क्षेत्रफल 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है। और ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशत कितना है, तो 25.17% हो गया है, बढ़कर के पहले 24.76% था, उससे बढ़कर के 25.17% हो गया है। तो ये नेक्स्ट जो ये लेटेस्ट डाटा है। ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण प्रतिशत, तो परसेंटेज में वनावरण की बात की गई तो 21.76% है, और जो वनावरण प्लस वृक्षावरण की बात करेंगे, वनावरण और वृक्षावरण दोनों शामिल करते हैं, तो 25.17 हो जाएगा। ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 2021 वाली की तुलना में 2023 में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें मिजोरम में हुई है 241 वर्ग किलोमीटर की, गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर की, उड़ीसा में 151 वर्ग किलोमीटर की, कर्नाटक में 147 वर्ग किलोमीटर की, तथा केरल में 133 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में। फिर 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से 2021 की तुलना में ISFR 2023 में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले 4 शीर्ष राज्य कौन कौन से,
या केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें जो वनावरण में परसेंटेज के हिसाब से, वो क्षेत्रफल के हिसाब से था, अब इसमें परसेंटेज के हिसाब से पूछा है। तो चंडीगढ़ में 5.04% वृद्धि हुई है, बिहार में 1.74% वृद्धि हुई, मिजोरम में 1.36% वृद्धि हुई, गुजरात में 1.21% वृद्धि हुई है। फिर अगला है ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण परसेंटेज कितना है, तो 3.41% है, और जो वनावरण कितना है 21.71% है। फिर ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ तीसरे पर है, उड़ीसा में चौथे नंबर पर, महाराष्ट्र जो 5वें नंबर पर है। तो ये क्रम पूछा जाता है कई बार। सबसे ज़्यादा MP में है क्षेत्रफल के हिसाब से, और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। तो परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं। मिजोरम 85.34%, अरुणाचल प्रदेश में 78.67%, मेघालय में है 75.65%, मणिपुर में है 74.28%, नागालैंड में है 73.72%। फिर ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, फिर लद्दाख में है। नेक्स्ट देखेंगे कि ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्रफल राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे कम में पहले नंबर पर हरियाणा है, फिर पंजाब है, फिर गोवा है, फिर सिक्किम है, तथा फिर बिहार है 5वें नंबर पर। ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले, तो सबसे ज़्यादा वृक्षावरण किन किन राज्यों में है, महाराष्ट्र पहले पर है, राजस्थान दूसरे पर है, यूपी तीसरे पर है। ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर ISFR 2023 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य कौन कौन से, तो गोवा परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा गोवा है, फिर पहले केरल पे है, फिर दूसरा गोवा है, तीसरा छत्तीसगढ़ है। फिर 2023 के अनुसार परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो चंडीगढ़ पहले पर है, दूसरे पर दिल्ली है, तीसरे पर जम्मू कश्मीर है। फिर 2023 के अनुसार परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो लक्षद्वीप है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा जम्मू कश्मीर है। फिर अगला है कि ISFR 2023 के अनुसार कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य, तो ये फॉरेस्ट और जो वृक्ष हैं दोनों को मिलाकर के कौन कौन से, तो पहले पे मध्य प्रदेश ही है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर छत्तीसगढ़ है, 5वें पर उड़ीसा है। अगला है कि ISFR 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला राज्य या संघीय क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, और ISFR 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाला मिजोरम में है। सर्वाधिक परसेंटेज वाला जो, अच्छा इसमें दोनों में देखो, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन, लक्षद्वीप है, और ओवरऑल खाली राज्य की अगर बात करेंगे तो मिजोरम पहले पर हो जाएगा ये चीज़ें, और राज्य और केंद्र शासित दोनों को लेकर करेंगे तो लक्षद्वीप पहले पर रहेगा। फिर अगला है गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया यह पादप, जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में कृषि की परिभाषा में विलोपित किया गया। तो जो बांस है, बांस को जो वन अधिनियम 1927 था, इसको कृषि मतलब बांस को वृक्ष की श्रेणी में रखा गया था, अब इसको विलोपित करके घास की श्रेणी में कर दिया गया, जिससे कि इसकी जो कृषि है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अगला है लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय, जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 2100 से लेकर 6400 मिलीमीटर के मध्य हो, मैंग्रोव वन कहे जाते हैं वो। फिर ISFR 2019 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण जो है दक्षिण एशिया कि संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का कितना लगभग 3% है, तो दक्षिण एशिया का लगभग 3% मैंग्रोव जो है भारत में पाए जाते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा सुंदरबन में पाए जाते हैं। फिर 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन है, तो पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, इसमें 2117 वर्ग किलोमीटर है। फिर गुजरात में 1177.27 वर्ग किलोमीटर है, तो पहले पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे पर है गुजरात, तीसरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 616.28 वर्ग किलोमीटर, चौथे पर जो है वो आंध्र प्रदेश है, 404 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन से थे, तो राज्य के बाद जिले पूछ रहा है। पहले नंबर पर दक्षिण 24 परगना जो है ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ कितना 2082 वर्ग किलोमीटर सिर्फ एक ही जिले में है, तो सबसे ज़्यादा इसमें है दक्षिण परगना में है। उसके बाद में कच्छ गुजरात का जिला है 794.77 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो 424.52 वर्ग किलोमीटर है। जामनगर गुजरात का है 229.50 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र है। 4 जिले हैं, उसमें दक्षिण परगना पहले पर है, फिर कच्छ दूसरे पर है, तीसरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वाला पूरा जाता है, और जामनगर चौथे पर है। फिर ISFR 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघ शासित क्षेत्र क्रमशः, तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर आंध्र प्रदेश है। फिर ISFR 2023 के अनुसार भारत में 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन कौन से, ये ऊपर वाला ही रिपीट कर दिया है, तो वही है। अगला है ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण यानी कि 15,000 कितना है
15,045.80 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 6.42% है। अब यूपी स्पेशल जो बनावरण वाला है, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट वो आ गया है, तो 6.24% यूपी में कुल बनावरण है, और एरिया के हिसाब से कितना है, 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है। फिर ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो 8950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 3.72% है। ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे यूपी में फॉरेस्ट मतलब वनावरण और वृक्षावरण दोनों कितना है, तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में अब कितना, ये 9.23 वर्ग किलोमीटर, 9.76 वर्ग किलोमीटर आई थिंक हो गया है परसेंटेज के रूप में। उसके बाद में ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण परिस्थिति वाले जिले कौन कौन से, तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम कहाँ है परसेंटेज में, संभल में सबसे कम, फिर भदोही में, फिर मैनपुरी में। ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले, तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर चंदौली में है, फिर श्रावस्ती में है। ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन है, तो भदोही में सबसे कम है, फिर मऊ है, फिर संभल है। फिर ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर लखीमपुर खीरी में है, फिर मिर्जापुर में है। ISFR 2023 के अनुसार वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, तो रूसी संघ है, फिर ब्राज़ील है, फिर कनाडा है। और उसके बाद में कह रहा है ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य, ये तो पश्चिम बंगाल ही है। वैश्विक वन संसाधन आकलन जो है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी कौन करता है, तो UN संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, ये करता है। अब इसमें दिया गया है क्या, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी स्थिति दी गई है, और खास करके जो यूनेस्को में शामिल है उन्हीं को दिया गया है। तो इसमें जो यूनेस्को में जो जो शामिल किए गए हैं वो देख लेते हैं। जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है 2014 में शामिल किया गया था, कालका शिमला 1999 में शामिल किया गया था, कुल्लू कुल्लू भी है। उसके बाद एक जो ग्रेट हिमालयन वाला है, कुल्लू में भी शामिल है। ले करबुजिए के वास्तुशिल्प कार्य जो है, ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 2016 में शामिल हुआ था। नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो 1988 में शामिल किया गया था। लाल किला परिषद 2007 में। हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल होता है। यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें जो शामिल है भारत के, तो टोटल 43 हो गए हैं वर्तमान में। 43 में से इसमें देखें कितने दिए गए, तो जो दिए गए होंगे। उसके बाद में है कुतुब मीनार और उसके स्मारक 1993 में शामिल किए गए थे। उसके बाद में इधर है मानस वन्यजीव अभयारण्य 1985 में। यहाँ असम के मोहदम से शामिल हुए, काजीरंगा भी शामिल है। मानस हो ही गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो 1985 में। शांति निकेतन 2023 में शामिल किया गया है। फिर से कंचनजंगा है नेशनल पार्क 2016 में। फिर आगे देखेंगे नालंदा महाविहार 2016 में शामिल किए गए थे। पर्वतीय रेल जो है, ये पर्वतीय रेल जो है इसमें सिक्किम वाली और उधर कालका शिमला रेल जो, इन सभी को मिलाकर के शामिल किया गया था। ताजमहल 1983 में शामिल किया गया है। आगरा का किला 1983 में। उसके बाद फतेहपुर सीकरी 1986 में। खजुराहो के स्मारक 1986 में शामिल किए गए हैं। राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 में। राजस्थान फिर जंतर मंतर 2010 में शामिल किया गया है। रानी की बाव 2014 में शामिल किया गया है। खजुराहो के स्मारक 1986 में शामिल किए गए हैं। बोध गया महापरिषद जो है ये 2002 में शामिल हुआ है। बौद्ध स्मारक जो है सांची वाले 1989 में शामिल किए गए। भीमबेटका पाषाण जो आश्रय हैं ये भीमबेटका में 2003 में शामिल की गई हैं। उसके बाद में सैंधव जो स्थल है धौलावीरा 2021 में शामिल हुआ है। और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद का 2017 में शामिल किया गया है। चांपानेर बांधव पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो है 2004 में शामिल किया गया है। अजंता की गुफाएं 1983 में शामिल की गई हैं। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में। एलोरा की गुफाएं 1983 में शामिल की गई। विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स जो है 2018 में शामिल किए गए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, 2004 में इसको शामिल किया गया। पटदकल के स्मारकों का समूह जो 1987 में शामिल हुआ है। फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में शामिल किया गया है। सूर्य मंदिर 1984 में शामिल हुआ है। रामप्पा मंदिर जो है 2021 में शामिल किया गया है। उसके बाद हम्पी के स्मारकों का समूह जो है 1986 में शामिल किया गया है। गोवा के जो चर्च हैं एवं कॉन्वेंट 1986 में शामिल हुए थे। फिर होयसल मंदिर समूह जो है 2023 में शामिल हुआ है। फिर हम्पी हो गया है। पश्चिमी घाट 2012 में। महाबलीपुरम के जो स्मारकों का समूह 1984 में शामिल हुआ है। गंगईकोंड चोलपुरम महान चोल मंदिर जो है 1987 में शामिल हुए थे। द्वार समुद्र और तंजावुर वगैरह फैला है। फिर नीलगिरी पर्वतीय जो रेल है तो ऊटी में जो माउंटेन हिमालय जो है उसमें नीलगिरी और सिक्किम वाला जो है, और उसके बाद में ऊपर जो कालका शिमला वाला जो है
वो तीनों शामिल हैं। फिर देखेंगे भारतीय विभिन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण जो दिया गया है 2023 के आधार पर। तो आंध्र प्रदेश में कितना है 421, परिवर्तन कितना हुआ 13 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। गोवा में 31 है 1.95 वर्ग किलोमीटर का परिवर्तन हुआ है। गुजरात में 1166 से माइनस इसमें कमी आई है -36.3 वर्ग किलोमीटर की। कर्नाटक में 14 है तो उसमें से 2 यानी कि 2.5 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। केरल में 2.45% वर्ग किलोमीटर था, उसमें से 0.02 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में 315.09 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में 259 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 1.55 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तमिलनाडु में 41.91 वर्ग किलोमीटर है, कोई वृद्धि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में 2119 वर्ग किलोमीटर है, इसमें से 1.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 608.2 वर्ग किलोमीटर है, इसमें कमी आई है अंडमान और निकोबार समूह में। असल में वहाँ सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उस वजह से इसको प्रभाव तो होता ही है। फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है 3.86 वर्ग किलोमीटर है, वहाँ 0.56 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पुडुचेरी में 3.82, ये इतना नहीं पूछा जाता है, अगर इतना डीप पूछने लगेगा तो याद ही नहीं हो पाएगा। कुल कितना है तो मैंग्रोव जो आवरण है 4991, भारत में जो टोटल मैंग्रोव आवरण है वो कितना है 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से इस बार ओवरऑल कमी आई है, ये -7.343 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, ये इंपॉर्टेंट है बस। और वो कहाँ है गुजरात में कमी आई है सबसे ज़्यादा, कितनी 36.36 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। अब इसमें कुछ प्रमुख राज्यों में वनावरण की स्थिति 2023 के आधार पर दी गई है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में सोनभद्र सबसे ज़्यादा सर्वाधिक देखो इसमें दिया है, सर्वाधिक वनावरण जिले दिए हैं, न्यूनतम वनावरण वाले जिले दिए गए हैं। सर्वाधिक वनावरण है परसेंटेज के मामले में, और न्यूनतम वनावरण जो है ये परसेंटेज के मामले में दिया गया है। तो इसमें यूपी में देखेंगे सोनभद्र पहले पर है, दूसरे पे लखीमपुर खीरी, तीसरे पर मिर्जापुर है। उसके बाद न्यूनतम में भदोही संत रविदास नगर पहले पे है, मऊ दूसरे पर है, संभल तीसरे पे है। परसेंटेज में भी सोनभद्र आगे है, और दूसरे पे चंदौली आ जाएगी, तीसरे पर श्रावस्ती आ जाएगी। न्यूनतम वाले में संभल पहले पर है, भदोही संत रविदास नगर दूसरे पर है, मैनपुरी तीसरे पर है। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल है, उत्तरकाशी है, फिर नैनीताल है, ऊधम सिंह नगर सब न्यूनतम में है, फिर हरिद्वार है, फिर रुद्रप्रयाग है, चंपावत में। ये सारा नहीं पूछा जाता है, यूपी का देख लेते हैं, बिहार का भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सबका पूछने का कोई मतलब नहीं है। भभुआ जो है सबसे ज़्यादा, वो कैमूर जो जिला है भभुआ, पश्चिमी चंपारण, फिर तीसरे नंबर पर जमुई है, न्यूनतम में शेखपुरा है, फिर अरावल है, फिर बक्सर है। परसेंटेज में भभुआ भी पहले पर है, दूसरे पर जमुई है, तीसरे पर मुंगेर है। और न्यूनतम वाले में देखेंगे तो शेखपुरा ही पहले पर है, दूसरे बक्सर है, तीसरे पर सिवान है। झारखंड, मध्य प्रदेश का भी उतना इंपॉर्टेंट है, यूपी बिहार का ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे यूपी बिहार वाले ही हैं। बाकी अपने अपने स्टेट का अगर कोई है तो देख ले, इसमें ऊपर लिस्ट तो दी ही है ये चीज़ें। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दिया है। अब इधर देखेंगे यूएन की कन्वेंशंस दी गई हैं, विभिन्न प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन दी गई, उनका वर्ष दिया गया है, वो रिलेटेड किससे हैं। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। प्रत्येक वर्ष जो 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है, ये इसी कन्वेंशन के बाद से मनाया जाता है। 2 फरवरी को ईरान का शहर है रामसर, वहीं ये संरक्षण हुआ था। तो संबंध इसका था आर्द्रभूमि के संरक्षण से था। फिर 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन जो हुआ है, इसी के बाद से 5 जून को जो प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये जो इसी के 5 जून को ही आयोजित किया गया था 1972 में, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाने लगा। फिर 1973 में साइट्स का सम्मेलन हुआ है। ये साइट्स किसके लिए है, तो लुप्तप्राय जो प्रजातियों के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए है ये साइट्स। तो 1979 में बॉन कन्वेंशन हुआ है, ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। उसके बाद में 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ है, ये ओजोन परत की सुरक्षा के लिए आया है। उसके बाद 1987 में पहला वियना आया, वियना के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये लागू हुई। वियना कन्वेंशन के तहत ओजोन परत पर ध्यान दिया गया। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई है, जिसके तहत ओजोन जो हानिकारक पदार्थ है उनको कम करने के लिए तब से प्रयास शुरू किया गया। 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ है, ये खतरनाक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, या उसको विनियमित करने की बात करता है। फिर 1992 में यूएनएफसीसी का जो सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन पर, पहला फ्रेमवर्क हुआ है। यह जो जलवायु परिवर्तन जो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, ये उसी का अगले चरण के रूप में इसको शामिल किया गया। जलवायु परिवर्तन पर इसमें बात की गई है। 1992 में जैव विविधता का कन्वेंशन हुआ है, इसको सीबीडी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए हुआ है 1992 में ही। 1992 में रियो सम्मेलन, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, रियो अर्थ सम्मेलन। तो ये पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था।
फिर है 1994 में यूएनसीसीडी कन्वेंशन, जो ये डिजर्टिफिकेशन वाला है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए 1994 में सम्मेलन हुआ है। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए पहली बार इसमें आया था क्योटो प्रोटोकॉल। इस तरीके से जो मेन इसके पॉइंट्स हैं ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ देता है। फिर नेक्स्ट है 1998 में रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ है। ये खतरनाक रसायनों पर पूर्व सूचना सहमति साझा करने के लिए बात की गई। अगर ये जो खतरनाक रसायन है उनके निपटान के लिए कहा गया है कि अगर कोई देश निपटान करने का तो पूर्व सूचना साझा करने पर बात की गई है। 2000 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल आया है। इसमें सीबीडी के तहत ये आया था, जैव सुरक्षा के लिए। फिर 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। ये स्थायी जैविक प्रदूषक है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो है, इन पर नियंत्रण के लिए इसमें सम्मेलन के तहत फ्रेमवर्क बना है। उसका 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था। ये सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। 2010 में नागोया प्रोटोकॉल आई, ये यूएनएफसीसीसी के तहत आई है। तो आनुवंशिक संसाधनों पर न्याय संगत लाभ साझा करना, इसको बोलते हैं एसेट एंड बेनिफिट शेयरिंग जो है, जीएमओ बोलते हैं, जी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर एबीएस समझौता, इसको ऐसे बोला जाता है, एसेट एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुआ है। ये सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। 1992 में हुआ था, उसी का 2012 में फिर रियो +20 इसको कहा जाता है। 2013 में मिनीमाटा कन्वेंशन आया है। ये पारा के प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आया था। 2015 में सतत विकास सम्मेलन जो हुआ है यूएनएफसीसीसी का, ये जो आया था सम्मेलन पेरिस में हुआ था। इसको COP21 भी कहते हैं। और सतत विकास लक्ष्यों को SDG लक्ष्य अपनाए गए थे। नहीं, ये पेरिस समझौता नहीं चाहिए, ये यूएन का है। सतत विकास जो SDG सम्मेलन हुआ था तो 2000 में जो आया था, MDG आया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो आया था, उसी के अगले चरण के रूप में 2015 में सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन जो हुई थी। उसके तहत जो 2030 तक के कितने 17 लक्ष्य घोषित किए हैं, इनको प्राप्त करने का सरकारें प्रयास करेंगी। फिर 2015 में ही पेरिस समझौता हुआ है, इसको COP21 बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई के लिए इसमें ठोस प्रयास करने की बात की गई थी। और इसी के चरण के रूप में भारत ने कितना ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी भी स्थापना की थी, भारत और फ्रांस ने मिलकर के। फिर इसमें है 2016 में किगाली समझौता हुआ था। तो किगाली समझौता है, ये HFCs जो है ओजोन परत के लिए जो हानिकारक प्रदूषक हैं, हानिकारक गैसें हैं, तो इनको हटाने हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली जो है यहाँ समझौता किया गया था। उसके बाद 2018 में COP24 हुआ है, UNFCCC की जो बैठक है उसके तहत कॉटोवाइस में हुआ था। फिर 2019 में COP25 हुआ मैड्रिड में, UNFCCC जो सम्मेलन है ये भी उसी का है। 2022 में COP27 हुआ है, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। ये सम्मेलन जलवायु वित्त और अनुकूलन फोकस पर आधारित था। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कार जो हैं उनका नाम दिया गया है। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार जो है ये वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित किया जाता है। उसका राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार वन रोपण और बंजर भूमि के विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार ये वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान में योगदान के लिए दी जाती है। मरुस्थल पारिस्थितिकी फेलोशिप पुरस्कार जो है ये मरुस्थल पारिस्थितिकी में अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय फेलोशिप पर्यावरण विज्ञान और जैव विविधता के लिए दिया जाता है। तो ये पर्यावरण विज्ञान और जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास योगदानों के लिए दिया जाता है। अगला UNEPs चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है ये यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। मोदी जी को भी मिल चुका है, आई थिंक 2018 में मिला था, ईयर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मोदी जी को भी मिल चुका है। फिर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जो है ये विश्व भर के जमीनी स्तर पर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये भी UN द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि UNEP द्वारा दिया जाता है, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कार्य के लिए दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार ये पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार जो ये कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र से रिलेटेड लोगों को दिया जाता है। फिर पर्यावरण से संबंधित विभिन्न शब्द और उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो किस व्यक्ति ने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जिसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं PCS और वनडे में तो कई प्रकार के। जिससे ग्रीन डेवलपमेंट जो है इस शब्द को WM एडम्स द्वारा दिया गया था, ग्रीन डेवलपमेंट या हरित विकास। फिर प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग द्वारा मासानोबु फुकुओका जो है इन्होंने प्राकृतिक खेती की बात की थी, तो ये जापानी थे। फिर पारिस्थितिकी तत्व इकोसिस्टम जो शब्द है AG टांचले द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये बहुत बार पूछा गया है।
पारिस्थितिकी नीचे या इकोलॉजिकल निके जो शब्द है या नीचे, तो जोसेफ ग्रीनले द्वारा दिया गया था। ये ग्रीन हाउस गैस शब्द जो है ये जोसेफ फूरियर द्वारा प्रयोग किया गया था पहली बार। उसका जैव विविधता है यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द जो है वाल्टर जी रोजन द्वारा प्रयोग किया गया। तो वाल्टर जी रोजन द्वारा जैव विविधता शब्द जो है ये दिया गया था। फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एडवर्ड स्वेस द्वारा प्रयोग किया गया था। इकोटोन जो शब्द है ये एफ क्लेमेंट्स द्वारा दिया गया था। तो इस तरीके ये जो टेक्निकल शब्द हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला दिया गया विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन जो हुए हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या है। तो चिपको आंदोलन जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालयी क्षेत्र की वनों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये पिक्को आंदोलन हुआ है, ये पांडुरंग हेगड़े ने पश्चिमी घाटों में वनों की रक्षा के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये मेधा पाटेकर ने नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर साइलेंट वैली आंदोलन जो है एम के प्रसाद ने केरल में साइलेंट वैली के राष्ट्रीय उद्यान को हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना से बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। अगला है बिश्नोई आंदोलन। अमृता देवी बिश्नोई ने राजस्थान में वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो इंसान के इस आंदोलन का हिस्सा थी। बिश्नोई जो पुरस्कार भी इन्हीं के नाम पर जो दिया जाता है। फिर है टिहरी बांध विरोध आंदोलन हुआ था। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ पर्यावरणीय चिंताओं को उठाया था। चिल्का झील आंदोलन किस लिए होता था? तो एस के पटनायक ने उड़ीसा में चिल्का झील के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे से बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। नर्मदा घाटी परियोजना जो विरोध हुआ था, बाबा आमटे ने नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को उठाया। विशेष रूप से सरदार सरोवर जो बांध था उसके खिलाफ चलाया गया था। अगला जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न तरीके जो दिए गए हैं कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें कौन कौन सी टेक्निक जो है यूज की जाती है। जैसे इन सीटू संरक्षण जो है स्वास्थ्य भी इसको हिंदी में बोलते हैं। इन सीटू का मतलब है कि जो जिस चीज़ का संरक्षण कर रहे हैं उसको उसका नेचुरल जो एरिया है वहाँ संरक्षण किया जाए, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो जो चीज़ जैसे अपने नेचुरल फॉर्म में रहती है उसको वहाँ संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, ये इन सीटू कहलाता है। इसमें जैसे राष्ट्रीय उद्यान जो है और वन्यजीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, पवित्र उपवन है, प्राकृतिक आवास है, संरक्षित वन क्षेत्र है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, जैव विविधता विरासत स्थल है, पारंपरिक कृषि प्रणालियां हैं और मछली अभ्यारण्यों सहित उनके प्राकृतिक आवासों में प्रजाति संरक्षण को संरक्षित किया जाता है। इसमें जो जहाँ रहता है उसको वहीं की परिस्थितियों में ही संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। फिर पूर्व स्थानीय या बाह्य स्थानीय को संरक्षण बोलते हैं, एक्सिटू बोलते हैं। तो एक्सिटू में क्या क्या है, इसमें क्या होता है कि इनको कृत्रिम तरीके से संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना शामिल है, जैसे इसमें बीज बैंक है, जीन बैंक है, यानी कि जो जीन होते हैं जेनेटिक वाले उनको संरक्षित किया जाता है, पराग बैंक है, ऊतक संवर्धन होता है, भ्रूण संरक्षण होता है, कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, क्लोनिंग कराई जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट यही रह जाता है वनस्पति उद्यान और जो प्राणी उद्यान है, क्योंकि वनस्पति उद्यान इनसे मिलते जुलते हैं, खास करके जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। वनस्पति जो है इसको बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं और ये प्राणी उद्यान जो है जूलॉजिकल गार्डन। तो याद रखिएगा जो बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन जो है ये एक्सिटू संरक्षण में आते हैं। फिर जीवाश्म पार्क है, डीएनए बैंक है, फील्ड जीन है बैंक और इनविट्रो जो संरक्षण होता है, तो इस तरीके के एक्स संरक्षण में ही आते हैं, एक्सिटू इसको बोलते हैं, एक्सिटू संरक्षण में ही आते हैं। तो पर्यावरण वाला जो महत्वपूर्ण फैक्ट वाला हमारा था हमने देख लिया, ये यहीं तक था। जो पर्यावरण का एक विस्तृत वीडियो है वो बाद में आएगा। अभी जो है ये रिवीजन के पर्पज से वीडियो लाए जा रहे हैं और खास करके इसका जो हम लास्ट में एक कंप्रिहेंसिव वीडियो डाल देंगे कंपाइल करके, तो वो रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए और मिलते हैं नेक्स्ट से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।